नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असम काउ प्रोटेक्शन बिल 2021 के बारे में। 12 जुलाई को असम की विधानसभा में यह बिल प्रस्तुत किया गया है और यह विधेयक कानून बन जाएगा क्योंकि असम में एनडीए सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अब भारत में कई राज्यों में ऐसे कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें गौवंश की हत्या को रोकने के लिए प्रावधान है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इस बिल में ऐसा नया क्या है? तो देखो, यहाँ पर कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ जा सकते हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले ये बताऊंगा कि ये पूरा बिल क्या है और फिर कौन से कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मेरा हैंडल महिपाल राठौड़ है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बिल प्रस्तुत किया था विधानसभा के पटल पर 12 जुलाई को और इसका एम क्या है? टू रेगुलेट द स्लॉटर, कंजम्पशन एंड इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। तो कोई भी गाय या गौवंश को इलीगली ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, उसका कंजम्पशन यानी कि बीफ का कंजम्पशन किन एरियाज में हो सकता है और किस तरह के गौवंश को, किस कंडीशन की गाय को मारा जा सकता है या नहीं, इन सभी को रेगुलेट किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स जो है वो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का है कि असम राज्य से होते हुए गाय का ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा या नहीं, उसके लिए क्या परमिट्स चाहिएंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है वो बिल। आप चाहें तो इसे asam.gov से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो बिल है, इसके पहले हम डिटेल्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि असम में ऐसा कानून पहले से एग्जिस्ट करता था। असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 पहले से मौजूद था, लेकिन इसको अब रिप्लेस किया जाएगा इस नए प्रिजर्वेशन बिल 2021 के द्वारा, क्योंकि पुराने कानून में कई चीजें ऐसी थी जिसमें प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था अकॉर्डिंग टू द। असम सरकार का मानना है कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा है असम की, ऑलमोस्ट 263 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां से स्मगलिंग ना हो कैटल की इन बांग्लादेश, इसको रोका जाए। ये कानून इसलिए जरूरी है। दूसरा, ऐसे एरियाज जहां पर हिंदू रहते हैं जो गाय को पूजनीय मानते हैं, उन एरियाज में बीफ का कंजम्पशन ना हो, इसके लिए भी यहां पर प्रावधान करे गए हैं। असम का जो पुराना कानून था वो ये कहता था कि कोई भी गौवंश अगर 14 साल से ऊपर की उम्र का है, जो गाय के लिए काफी ओल्ड एज हो जाती है, तो उसको स्लॉटर के लिए भेजा जा सकता है अगर लोकल वेटनरी ऑफिसर उसे अप्रूव कर दे। दूसरा, ऐसी गाय जो काम के लिए, मेनली बैल जो काम के लिए उपयुक्त नहीं है, अनफिट फॉर वर्क, मान लो कि कोई किसान एक ऐसा बैल लेकर आया जो खेत में हल जोतने के काम आए, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया या पांव टूट गया, तो अब वो फिट नहीं है काम के लिए, उसको भी ये फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और उसे भी कत्ल खाने भेजा जा सकता है अगर लोकल वेटनरी ऑफिसर अप्रूव कर दे। तो ये पुराने कानून के प्रावधान थे। अब जो नया कानून आ रहा है उसमें ये अप्रूवल सर्टिफिकेट सभी प्रकार के गौवंश के लिए आवश्यक होगा, चाहे उसकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो। आप एक बार पॉज करके ये 5 लाइनें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अब ये जो कंडीशंस हैं ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है। बेसिकली अब उसी गाय को मारा जा सकता है जो पूरी तरह से इनकैपेसिटेटेड है, यानी कि ऐसा बैल या गाय जो काम करने के बिल्कुल लायक नहीं है, मान लो कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डिफॉर्मिटी है, जन्मजात प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो बिल्कुल चल नहीं पाए या खा नहीं पाए, तो ऐसे ही जानवरों को, ऐसे ही गायों को अब मारने के लिए भेजा जा सकता है। गाय, बछड़े और हाइफर एक ऐसी गाय होती है जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया होता है, यानी कि इट्स अ यंग काउ, तो इन्हें तो स्लॉटर के लिए भेजने के लिए कंडीशंस बहुत ही डिफिकल्ट हैं। फिर इस कानून का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जो काफी कंट्रोवर्शियल सिद्ध हो रहा है। तो असम सरकार का यह कहना है कि असम राज्य से कोई भी कैटल का ट्रांसपोर्टेशन बिना परमिट के नहीं हो सकता। 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस में स्पेशल परमिट चाहिए। सबसे पहला, अगर असम में ही इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है, अगर एक जिले से दूसरे जिले तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरा, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाए वाया असम। मान लो कि यहां पर बिहार से गाय को एक ट्रक में लोड करके असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो इस असम वाले पार्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल परमिट लगेगा। तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट, असम राज्य से किसी ऐसे राज्य में गाय को नहीं भेजा जा सकता है जहां पर गौ हत्या के लिए कोई कानून ना बनाया गया हो, यानी कि अगर काउ स्लॉटर को लेकर कोई स्पेशल एक्ट या फिर रेगुलेशन वहां पर नहीं है, तो फिर उस राज्य में ट्रांसपोर्टेशन बैंड होगा। करा जा सकता है अगर वैलिड परमिट अवेलेबल है, और आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे परमिट काफी मुश्किल से मिलेंगे। कुछ कंडीशंस में ट्रांसपोर्टेशन पर कोई रोक टोक नहीं है, जैसे अगर ग्रेजिंग के लिए, चारागाह के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या फिर एनिमल हस्बेंड्री पर्पसेस जैसे ब्रीडिंग एक्सेट्रा के लिए, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर एक ही जिले के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जानवर फ्रॉम वन रजिस्टर्ड मार्केट टू अनदर, तो भी कोई परमिट नहीं चाहिए। विधेयक का अगला एस्पेक्ट बीफ की खरीद और बिक्री से संबंधित है। तो ऐसी जगह जहां पर सरकार ने परमिशन दी है, केवल वहीं पर बीफ को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो बेसिकली जो भी अब दुकान होगी जो बीफ बेचना चाहती है, उसको एक परमिशन लेनी होगी।
विधेयक ये भी कहता है कि बीफ बेचना उन इलाकों में प्रतिबंधित होगा जहां पर मेजॉरिटी आबादी हिंदू, जैन, सिख या ऐसे संप्रदायों से है जो बीफ नहीं खाते हैं, नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज। तो मान लो कि असम में कोई अगर ट्राइब है वो बीफ नहीं खाती, तो उसके द्वारा प्रेडोमिनेटली इनहैबिटेड एरियाज में भी बीफ नहीं बेचा जा सकता। दूसरा, किसी भी मंदिर या सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में भी बीफ नहीं बेचा जा सकता है। और भविष्य में कोई भी संस्थान मंदिर और सत्र के अलावा इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। हाइपोथेटिकली सरकार चाहे तो सरकारी ऑफिसेज के आसपास भी बीफ को बैन कर सकती है। इट इज अप टू द गवर्नमेंट। ये कानून पूरे राज्य में लागू होगा और ना केवल इसमें गाय बल्कि भैंस भी शामिल है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये कानून लागू करने के लिए ना केवल पुलिस ऑफिसर्स बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकार ने अथॉरिटी दी है वो किसी भी बिल्डिंग में जाकर ये चेक कर सकता है कि वहां पर इस कानून की अवहेलना तो नहीं हो रही। मान लो कि कोई दुकान है जिसमें बीफ बेचा जा रहा है और वो परमिट के साथ नहीं बेच रहा है, तो अब वहां पर जांच करने के लिए ना केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है जिसको सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है। तो इसमें भी थोड़ा सा ओपन एंडेड वर्डिंग है यहाँ पर कि व्यक्ति कौन होगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई है तो फिर ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। पुराने वाले कानून में यह अधिकार केवल वेटनरी या सर्टिफाइंग ऑफिसर को मिला हुआ था। अब इस कानून को जो तोड़ता है उस पर क्या पेनल्टी होगी? मिनिमम 3 साल की सजा, मैक्सिमम 8 साल की सजा, 3 लाख का फाइन और 5 लाख तक भी जा सकता है ये। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है यानी कि बार बार इस कानून को तोड़ता है तो फिर ये पनिशमेंट्स डबल भी हो जाएंगी। असम के इस प्रपोज्ड कानून को लेकर कुछ पड़ोसी राज्यों ने चिंताएं व्यक्त करी है, खास करके मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने। इनका ये कहना है कि अगर ये कानून हमारे लोगों और इकोनॉमी पर असर डालता है तो हम चाहेंगे कि केंद्र यहाँ पर हस्तक्षेप करे। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, असम राज्य से होते हुए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के। तो अगर कैटल का ट्रांसपोर्ट करना है बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर अन्य राज्यों से, झारखंड से, तो रास्ता असम होकर ही जाता है। तो चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो या मिजोरम, ये 3 राज्य जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी हैं, यहाँ पर बीफ का कंजम्पशन काफ़ी है। तो ऐसे में इन राज्यों के लोगों पर और यहाँ की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा अगर असम कैटल के ट्रांसपोर्ट में कुछ रुकावटें डालता है तो। अगर हम पूरे भारत में वेजिटेरियन लोगों के प्रतिशत को देखें तो वो स्टेट वाइज बहुत वेरी करता है। उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज़्यादा है, 75, 60, 70% के आसपास। लेकिन अगर आप साउथ और ईस्टर्न इंडिया को देखेंगे इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो आप देखो कि असम जो कि नॉर्थ ईस्ट में 21% के साथ सबसे बड़ा वेजिटेरियन पॉपुलेशन वाला राज्य है, उसके पड़ोसी राज्यों को आप देखें तो अरुणाचल में केवल 4%, नागालैंड 2%, मणिपुर 11%, मिजोरम 6%, त्रिपुरा 8% और मेघालय केवल 5% ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन भोजन करते हैं। तो ऐसे में असम के पड़ोसी राज्यों के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया है। मेघालय के सीएम ने ये बात कही है कि हम पहले इस कानून को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद हम दूसरे राज्यों से और केंद्र सरकार से भी बात करेंगे ताकि हमारे राज्य में जो कैटल सप्लाई का, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो अफेक्ट ना हो। अब इस पूरे मामले पर संविधान क्या कहता है, तो आइए संविधान के प्रावधानों को देखते हैं। आर्टिकल 48 डीपीएसपी का ये कहता है कि ये स्टेट की यानी कि सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि गाय की हत्या, गौ हत्या को रोका जाए। और डीपीएसपी आपको पता ही होगा कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन करना जरूरी नहीं होता। तो भारत के कई राज्यों में कानून है, कई राज्यों में गौ हत्या को रोकने के लिए कानून नहीं भी है। सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर यह होगा कि क्या असम के पास यह अनुमति है कि वो अपने राज्य से होकर जाने वाले दूसरे राज्यों के व्यापार को, ट्रांसपोर्ट्स को रोक सके। तो देखो, हमारे संविधान के आर्टिकल 301 में ये फ्रीडम दी गई है कि पूरे भारत में आप सभी जगह व्यापार कर सकते हैं। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के व्यापार को नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि हमारे संविधान में अक्सर होता है कि अगर कोई फ्रीडम दी गई है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो यहां पर भी आर्टिकल 302 से 305 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं, उस फ्रीडम की जो आर्टिकल 301 देता है। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो 1 या 2 राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार पर रोक लगा सकती है अगर वो जनता के हित में है, इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन पार्लियामेंट यहां पर किसी एक राज्य को प्रेफरेंस नहीं दे सकती दूसरे राज्य के ऊपर, अनटिल एंड अनलेस किसी सामान की बहुत कमी ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये कह सकती है कि राजस्थान से किसी भी प्रकार का व्यापार दूसरे राज्य नहीं करेंगे, ये ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान से गुजरात तो व्यापार कर सकता है लेकिन मध्य प्रदेश नहीं कर सकता। हाँ, ये वाली कंडीशन तब लागू हो सकती है कि अगर मान लो गुजरात में गेहूं की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान से गेहूं की खरीद केवल गुजरात कर सकता है, एमपी नहीं। तो अगर स्कैर्सिटी है, कमी है वस्तुओं की, तो ऐसा
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है राज्यों के बीच में, वरना किसी भी राज्य के बीच में भेदभाव नहीं होगा। दूसरा अधिकार राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर के पास है। वो भी अपने राज्य में होने वाले फ्री ट्रेड और कॉमर्स पर रोक टोक लगा सकती है अगर वो जनता के हित में है। तो असम सरकार के पास, असम विधानसभा के पास टू बी स्पेसिफिक, ये अधिकार है कि वो अपने राज्य से मेघालय में जाने वाले व्यापार पर रोक लगा सकती है, या फिर अपने ही राज्य के अंदर भी किसी पर्टिकुलर एंटिटी जैसे कि बीफ के व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये अधिकार बिल्कुल है किसी भी विधानसभा को, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। अगर ऐसा कोई बिल आप लेकर आ रहे हो तो प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है। अब जहां तक मेरी जानकारी है, इस बिल के लिए असम सरकार ने राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति नहीं ली है। जहां तक मैंने सर्च किया है इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया में, मुझे ऐसा कोई पॉइंट कहीं मिला नहीं है। अगर आप में से कोई असम से है और लोकल असम की मीडिया में ऐसी रिपोर्टिंग हुई है तो प्लीज मुझे पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा। लेकिन यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर पर भी कुछ रोक टोक है। वो एक राज्य को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो असम ये नहीं कह सकता कि हम मेघालय के साथ व्यापार नहीं करेंगे और मणिपुर के साथ व्यापार करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, राज्यों के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता। तीसरा, राज्यों की विधानसभा के पास ये पावर है कि वो अपने राज्य में आने वाले सामान पर टैक्स लगा सकते हैं। अगर वो सामान उनके राज्य में भी मैन्युफैक्चर होता है और बाहर के दूसरे राज्यों से भी आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस नहीं होने चाहिए। यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप बिहार से आने वाली वस्तु पर टैक्स लगाएं और पश्चिम बंगाल से आने वाली वस्तु पर ना लगाएं। फाइनली, कोई भी कानून अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा पास करते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली मोनोपोलीज या ऐसे कानून जो केंद्र के खिलाफ हैं वो डैमेज नहीं हो रहे हो, उनके अनुसार ये स्टेट के कानून होने चाहिए। तो कुल मिलाकर इन चारों पॉइंट से, रिस्ट्रिक्शन से हमें ये समझ में आता है कि पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभा दोनों के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यापार को रोक सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और उसको पूरी तरह से या फिर पार्शियल तरीके से रोक भी सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या कंडीशंस हैं? भेदभाव नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, इस प्रकार के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अब अगर इस मामले में कोई डिस्प्यूट होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो संविधान उसके लिए क्या कहता है? संविधान कहता है कि सारा पावर पार्लियामेंट के पास होगा। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इस तरह के ट्रेड और कॉमर्स के अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट आते हैं तो वो उनको सॉल्व करे। और पार्लियामेंट के पास देखो इतना टाइम होता नहीं है, तो वो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जा सकती है जिसके द्वारा ये काम किया जाए। लेकिन अभी तक देश में इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि असम का ये कानून कोर्ट्स में चैलेंज होता है। अगर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस हैं उनकी व्याख्या करी जाएगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली आर्टिकल 302 से 305 की ही डिटेल व्याख्या करी जा सकती है। तो अगर होगा तो हम उस पर लेक्चर जरूर बनाएंगे। अभी के लिए आप इसका पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। वहां पर बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं जिनको हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं, और कुछ पेड कोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं जिनमें आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी एक मेंटोर के द्वारा, और प्लस कोर्स में आपको क्लास, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इन्हें अवेल करते हैं। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, डू चेक देम आउट। 1 साल या उससे अधिक अवधि वाले कोर्स पर आपको 20 किताबों का सेट, जीएस की किताबों का सेट फ्री में मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें। इन सभी कोर्सेज पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आपको एक छोटा अमाउंट हर महीने पे करके अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा bit.ly, उस लिंक पर क्लिक करें। 1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पर एक्सटेंडेड वैलिडिटी इस वक्त अवेलेबल है। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट्स को कवर करने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी अगर आप ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं। आप हमारी ऑनगोइंग फ्री टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स, इनको ज्वाइन करने के लिए आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। यू कैन यूज दिस कोड एंड टेक पार्ट इन दिस टेस्ट सीरीज और अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।